पिछले एक हफ्ते से भारत में बांग्लादेश में का तख्ता पलट कराने की बात जोरों शोरों से मीडिया में चल रही है। ये 5 अगस्त में जब वहाँ की प्रधानमंत्री अपना राजपाट छोड़ के चोरी छुपे से रात को भारत में आ गई और 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस साहब ने वहाँ की सत्ता संभाल ली, क्योंकि विद्रोह हो गया था। जनता ने बगावत कर दी थी। शेख हसीना की सरकार ने और वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने जैसे मिलके बेईमानी से बार बार शेख हसीना की पार्टी को इलेक्शन जिताया, जनता की इच्छा के खिलाफ था, तो लाजमी है जनता का नाराज होना। ऐसा भारत में भी हो रहा है। 2014 से तो ठीक था, मगर 2019 और 24 के इलेक्शन में और स्टेट के इलेक्शन में बेईमानी की है यहाँ के इलेक्शन कमीशनर्स ने। खैर, ये वोट तो हो जाए, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा आएगा पहला आएगा, चोट तो सार रही है। तो आपस में एक दूसरे को ये बेईमानी से सत्या पाई है तो कोई चिंता नहीं है, ले लो भाई। मगर सवाल ये है कि ये जो कल का बयान है सोमवार का ममता बनर्जी का, वो बड़ा चुभने वाला है। बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरों ने और सिविलियंस ने अफसरों ने ये कहा है कि बंगाल और बिहार ये बंगाल का हिस्सा थे, उड़ीसा और बिहार। बात सच है, मगर उन्होंने आधा सच कहा। ये झारखंड जो है ये भी तो बिहार का हिस्सा होता था ना। वाजपेयी जब सरकार थी उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये उत्तराखंड 3 नए स्टेट निकाले। यूपी से उत्तराखंड निकाल दिया, बिहार से झारखंड निकाल दिया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाल दिया। तो फिर छत्तीसगढ़ को भी वो शामिल करने में भूल गए। उनको पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान में कुछ चेंज हो गया है। अब मैं आता हूँ कि जो उन्होंने बात कही, सत्यवचन कहा। भारत में सबसे पहले तो ये चली आपकी जगत सेठ, जिसने वहाँ के मुर्शिदाबाद के नवाब को पैसा उधार दिया था ब्याज पे। जब उसको ना तो ब्याज मिल रहा था ना मूल मिल रहा था, वो नवाब साहब के पास गया कि नवाब साहब, मेरा जो है कुछ ब्याज तो कम से कम दे दो और थोड़ा थोड़ा करके लोन भी वापस दे दो। नवाब साहब ने कहा अच्छा दिखवाता हूँ मैं। उन्होंने क्या दिखवाया? जगत सेठ जो सबसे बड़ा बैंकर था, उस टाइम से प्राइवेट ही बैंक होते थे, उसकी पिटाई करवा दी। पैसा ना दिलवा के उनकी पिटाई करवा दी जगत सेठ की। मुसलमान ने हिंदू की पिटाई करवा दी। अब जगत सेठ इस बात में नाराज हुए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में कॉन्टेक्ट किया, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंसी थी, तो उस बार 3 प्रेसिडेंसी होती थी, कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे। सिंध जो था बम्बई प्रोविंस का हिस्सा था। तो वहाँ से उन्होंने क्लाइव जो उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल था, एक छोटा था, उसको फौज भेज दी। अब सवाल ये, को फौज में क्यों फौज भेजेगा? पैसे तो देने पड़ेंगे। तो जगत सेठ ने पैसे दिए, क्योंकि नवाब साहब बड़े मजबूत आदमी थे, बड़ी फौज थी उनके पास। तो उनका भाई इसका जो दीवान है और फौज का जो टॉप कमांडर है मीर जाफर, इसको रिश्वत दे दो। अब रिश्वत के पैसे पे तो मुलाजिम था क्लाइव, तो लेफ्टिनेंट कर्नल फौज में, तो पैसे तो जगत सेठ को देने पड़ेंगे ना रिश्वत के। दे दिए क्लाइव को, उन्होंने मीर जाफर को दे दिया। मीर जाफर नवाब साहब का साथ छोड़ गया और क्लाइव के साथ मिल गया। तो 1747 में लड़ाई हुई और क्लाइव की फौज जीत गई और बंगाल जो था कब्जे में आ गया।
तो बंगाल जो था उस टाइम जो था, ये जो बांग्लादेश है वो आज का जो वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा, ये उसी का हिस्सा था। 1747 उसके 2 साल बाद बक्सर में लड़ाई हुई, बिहार के नॉर्थ ईस्ट बिहार में, उसमें पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज जीत गई और बिहार को भी इसमें मिला दिया गया बंगाल में। तो यानी कि 1750 से बंगाल और जो बाद में झारखंड बना, ये झारखंड और उड़ीसा, ये बंगाल के हिस्सा थे और बांग्लादेश तो है ही है। उसके अलावा आप ये देखिए कि ये ममता बनर्जी क्यों डर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस मामले को देखे, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप मोहम्मद बिन कासिम का ये गुजराती गज्जू बैठा हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था ना, सिंध पे हमला किया था, उसने हमला किया था, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और जो गुजरात का सौराष्ट्र तो ये तो उसकी औलाद है मोहम्मद बिन कासिम की, इससे मदद मांग रही है। ये क्यों करेगा मदद, इसकी तो वैसे भी दुश्मनी है। इलेक्शन में हार गया क्योंकि ये बंगाल में 3 दफे हार चुका इनका, इनकी स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बनी कभी। तो है, ये तो मैं लड़ाई की और शांति की बात की। अब मैं आता हूँ कानून की बात पे। सिविल प्रोसीजर कोड, एक तो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1860 62 से लागू हुआ था, 1862 से। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, फौजदारी के मुकदमे, और सिविल प्रोसीजर कोड 1909 1909। अब उसमें 1909 में उसमें कुछ स्टेट के अमेंडमेंट्स हुए हैं, मगर मेन कोर वही की वही है कानून की। तो अब 1909 में सिविल प्रोसीजर कोड बना, वो जो था ये ब्रिटिश इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुकदमों कर लिया। अब उस टाइम बहुत सारे, कुछ तो ये 1/3 तो ब्रिटिश टेरिटरी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थी, ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट के कब्जे में आकर। कुछ रजवाड़े थे नवाबों के, राजाओं के, तो उनके एक रजवाड़े से दूसरे रजवाड़े में जाने के लिए परमिशन लेनी होती थी। पासपोर्ट सिस्टम तो डेवलप नहीं हुआ था 1909 में। पासपोर्ट सिस्टम तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ख़त्म 1914 में, तब पासपोर्ट सिस्टम चालू हुआ था ना। तो पासपोर्ट तो बन गया, आप जाओ तो वहाँ आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे वो। और 1944 से जो वीज़ा सिस्टम चालू हुआ, 1944 से पहले कोई वीज़ा सिस्टम नहीं था, आप कहीं आए कहीं जाए दुनिया में। तो जो 1909 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है, वो बांग्लादेश, आज का मौजूदा भारत और पाकिस्तान में आज भी वही लागू है, बिना किसी चेंज के। चेंज करने की किसी को अकल ही नहीं है, ना बांग्लादेश में, ना भारत में, ना पाकिस्तान में। एक से एक बढ़ के उल्लू है, इनकी खोपड़ी खाली है। अगर जो इनकी खोपड़ी में कोई दमखम होता, अकल होती, तो 712 में इसके नरेंद्र मोदी के पुरखे जो उसको गुजरात में क्यों आने देते मोहम्मद बिन कासिम को। तो यानी इस मामले में कानूनी तौर पे भी कोई दम नहीं है। अब जो गवर्नमेंट एक्ट जो है, भारत का जो संविधान है 1950 का, जो जनवरी 50 से लागू हुआ, ये मोर 70% जो गवर्नमेंट एक्ट पे बेस्ड है। तो इसमें वो पहले वायसराय होता था, गवर्नर जनरल होता था, उसकी राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। वो कुत्ते का नाम बदल दो, टॉमी कर दो, मोती कर दो, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना। तो नेता तो वही का वही रहे, नेता के नेता। नाम बदलने से कुत्ता जो है भेड़िया नहीं बन जाता। और फिर मोदी क्यों मदद करेगा, बांग्लादेश से पंगा लेगा। वो महा डरपोक आदमी उतराती हो तो बिजनेसमैन है। ये सिंधी उतराती तो दिया ट्रेडर सेल्समैन होते हैं ना। ये तो उधर चीन बैठा हुआ। अभी नवंबर में पाकिस्तान ने एक शिप भेज दिया था, पता नहीं क्या भेजा शिप में। इंडियन नेवी इतनी बड़ी खड़ी हुई है, फोकड़ी की तनख्वाह ले रही, देखा ही नहीं हुआ।
उसमें शिप में क्या है, 3,500 किलोमीटर चक्कर काट के चला गया, कराची से चल के चटगांव पोर्ट पे पहुंच गया। तो उसमें हथियार भी होंगे, मैं समझता हूँ। वो हथियार किसके लिए होंगे? मुझे तो चाहिए नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी नहीं चाहिए। तो क्या वो नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल के लिए भेजे थे? और तो कुछ उसका इस्तेमाल है नहीं। चीन में तो यूनान प्रोविंस से आए थे ये अहोम, 600 साल तक अहोम किंगडम रही थी आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में। इतनी लंबी किंगडम इन साउथ एशिया में किसी की नहीं रही जितनी अहोम की रही आसाम में। 600 ईयर्स, 1826 तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहोम किंगडम की फौज को हराया और आसाम पे कब्जा कर लिया। 600 साल रहा। तो अहमद शाह अब्दाली तो 1761 में आया था, 3 महीने बाद वापिस चला गया। बाबर का मुगलों का 260 साल राज रहा। उससे पहले मोहम्मद गौरी से लगा के अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आखिरी सुल्तान लोदी, इब्राहिम लोदी, इनका 500 साल का राज है। तो 7.5 साल तो मुसलमानों का राज रहा। मोदी उनसे लड़ने के लिए नहीं आया, ना इसके बाबा आए लड़ने। ये तो मोहम्मद बिन कासिम को से भी नहीं लड़े, तो ये ममता के लिए लड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता। चीन से डरते ही है। वहां की तो हालत ये है, जब 62 की वार हुई थी, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां पे 5 डिवीजन थी इंडियन आर्मी की आसाम में। उस टाइम ये मणिपुर वगैरह नहीं बने थे, मिजोरम अलग अलग नहीं हुए थे। एक डिवीजन में 20,000 फौजी होते हैं, 5 डिवीजन में हो गए 1 लाख। अब एक डिवीजन को तो वहीं छोड़ना पड़ा आसाम में, 4 डिवीजन भेजी चाइना से लड़ने के लिए, यानी कि लंगड़ी टांग से। भाई आपने 5वां एक हिस्सा तो अपने पास रख लिया, आज बाकी 4 से भेजे, 80,000 भेजे और 20,000 फौजी एक डिवीजन होती है, आसाम में रह गई। क्योंकि यहाँ की जनता से सुलटने के लिए, नहीं तो तुम जाओ आगे लड़ने चले गए और उन्होंने पीछे से कब्जा कर लिया, वापस लौटना मुश्किल हो गया। 16 बटालियंस लड़ी थी चीन से, उसमें 10 का सफाया हो गया, 6 बटालियन जिंदा बची। बाकी 10 का क्या हुआ कुछ अता पता नहीं है आज तक। ये हाल हुआ आसाम में 62 में। भाई लड़ाई करना तो जिगर होना चाहिए मजबूत, जैसा आपका मेरा है। हम मजबूत दिल और दिमाग के आदमी हैं, हमको डरपोक थोड़ा। एक आवाज़ पे बिगुल की नगाड़े की पहली छोड़ पे ममता घबरा गई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करे, सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत मदद करे, वो गुजरात को बचाए, जिसके जूनागढ़ पे जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा लीगली। जैसे कश्मीर के महाराजा ने दस्तखत कर दिए कश्मीर के हिंदुस्तान में शामिल होने के, ऐसे जूनागढ़ के नवाब साहब जो थे उन्हें कराची चले गए थे, वहाँ पे दस्तखत कर दिए, जूनागढ़ को मिला दिया उन्होंने पाकिस्तान में। तो लीगली तो आज ये जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है ना। खैर, अब इसमें किसने किसके दस्तखत किए वो तो बात देखने की है। वैसे मैं कश्मीर 2 दफ़ा गया था, अच्छी जगह है। जूनागढ़ तो मैं नहीं गया कभी। तो बस नवाब साहब की सारी प्रॉपर्टी जूनागढ़ की है, जूनागढ़ में आज भी है। हाँ, जूनागढ़ नवाब के साहब का भोपाल में एक पैलेस था, जूनागढ़ हाउस। जब मेरे पिताजी 1956 में डेपुटेशन में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स बना था नया, गवर्नमेंट इंडिया का अंडरटेकिंग, अभी भी चल रहा है। अब तो बहुत सारी उसकी ब्रांच हो गई हैं, हरिद्वार में हो गई, तरूच में हो गई, झांसी में हो गई, बच्चे बहुत सारे हो गए 1956 से अब तक। तो वो नवाब साहब का जो हमें रहने के लिए वहाँ तो कोई जगह नहीं थी, तो BHEL जो थी उसने कंपनी ने वो जूनागढ़ नवाब साहब का जो है जूनागढ़ हाउस वो किराए पे ले लिया। जो पाकिस्तान से रफूजी आए थे, मेहता फैमिली, गवर्नमेंट ने उनको दे दिया था कंपनसेशन में,
जो वहाँ पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आई थी, पंजाबी फैमिली, उसने BHL को किराए पे दिया, तो उन्होंने आधा हिस्सा हमें दे दिया रहने के लिए जूनियर हाउस का, और आधा हिस्सा जो सेक्रेटरी था, कंपनी सेक्रेटरी, उसको दे दिया। आधा हिस्सा मेरे फादर का, आधा बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी। अब नवाब साहब को ताज लगा के चलते थे, कद उनका छोटा था, तो उसे 8.5 फुट दरवाजे हाइट के दरवाजे थे। बाथरूम जो था भी 10 फुट बाय 10 फुट का था, और मार्बल को खोद के बाथटब बना हुआ था, और उस पर फूल पत्तियाँ कड़ी हुई थी बाथटब के ऊपर। नहाने में मज़ा आ जाता था। और जो फर्श के अंदर थे, मार्बल के फर्श थे, उसमें सब चैनल बनी हुई थी, उसमें जगह जगह जाली लगी हुई थी, तो जाड़ों में जो है उससे स्टीम निकल के, तो एयर कंडीशनिंग का कहना चाहिए, नेचुरल एयर कंडीशनिंग। बाहर एक बहुत बड़ा लगा हुआ था बॉयलर, उसमें लकड़ियाँ जला दो, पानी गर्म हो जाएगा, उससे हीट बन के गर्म पानी आपको बाथटब में भी मिल जाएगा, और जो बाकी वेस्ट पानी होगा वो नालियों में आ जाएगा। नाली का चैनल है वो, अंडरग्राउंड चैनल, और जगह जगह फर्श में उसमें जाली लगी, बड़ी खूबसूरत नक्काशी हुई थी उन जालियों पे। आज भी मुझे याद है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था उस टाइम भोपाल में। तो क्योंकि भोपाल के नवाब थे और जूनागढ़ के नवाब, उनकी आपस में बेटी रोटी बेटी का रिश्ता था, रिश्तेदारियाँ थी। भोपाल नवाब तो जो थे फिर वो वहाँ भी पाकिस्तान बटा 40 गए थे वहाँ लाहौर, वो सोच रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। तो जब नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाया तो वापस आएगा मोहम्मद अली जिन्ना, क्या करते हैं वहाँ जाके। पर ये नवाब साहब जो था जूनागढ़ गलती कर चले गए कराची अपने छोटे बेटे के पास। अब बुढ़े थे, बीमार थे, क्या कर रहे बेचारे। तो बीमारी में, बुढ़ापे में बेटों के पास ही जाना पड़ता है ना। उनका वैसे लंदन में भी बिजनेस था, बड़ा बेटा वहाँ लंदन में रहता था, छोटा कराची में रहता था। अब बाप कभी जो कराची बेटे छोटे बेटे के पास चला, कभी बड़े बेटे के पास चला गया लंदन। ऐसी खाना बदोशी की जिंदगी होती है बुड्ढों की, जैसे मेरी ज़िंदगी है बुड्ढे। अब 80 साल का हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो मैं फिर लौट गया था, कानूनी मामला क्या है। कानूनी तो ये है कि जो 1947 में बंटवारा हुआ वो ठीक नहीं हुआ। जो रेडक्लिफ जो था एक डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का आदमी, उसने तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट तहसील गांव की नहीं किया, तहसील लेवल पे बंटवारा कर दिया। एक लाइन लगा, लाल लाइन, कि ये इलाका पाकिस्तान का, ये इलाका इंडिया का। ऐसे नक्शे पे लाइन लगाने से कोई देश बंटते हैं? देश तो बंटते हैं तलवार की नोक पे। गन की नोक पे। तो खैर अब ममता बनर्जी कुछ ही कह ले, मोदी तो इसकी मदद नहीं करेगा अगर जो बांग्लादेश कब्जा कर ले बंगाल पे। फिर को मुसीबत क्या है, ये 70 साल की बुढ़िया हो गई, वो तू कब तक जिएगी? जो 1912 में ये सिविल प्रोटेक्शन कोर्ट तो 1909 की है, तो 1912 1912 तो जब ये गवर्नमेंट एक्ट बना था 1911 का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1911, उसमें पहले मेजर जनरल की पोस्ट होती थी। उसमें मेजर जनरल तो मिलिट्री पोस्ट होती है, सिविल पोस्ट वायसराय की क्रिएट हुई थी, और कैपिटल जो थी कलकत्ते से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो जो मैंने अपनी नोटबंदी बना हिजड़े के ब्याह में जिक्र किया है, दिल्ली का ओल्ड सेक्रेटरीट जो है वो असेंबली हॉल था। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, ये सब उसके जाते थे उस असेंबली हॉल में। मैं भी उस एक छोटे से कमरे में, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 5.5 साल बैठा उस ऑफिस में। फरवरी 1972 से लगा के और शायद जुलाई अगस्त 76 तक। फिर मैं अपना ट्रांसफर करके अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गया, अपने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो मैंने बड़ी जनता की सेवा की, 34 साल जनता की सेवा की।
तो मोदी तो 5 साल इलेक्शन में जीतते तभी करते हैं ना, जो हार जाते तो नहीं करते जनता की सेवा। मैं तो 34 साल जनता की सेवा की है, पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। तो जो 1912 में 1912 में ये बिहार और उड़ीसा, बिहार के झारखंड में आप मामला ले, इसको ये कुछ कोशिश हुई थी बंगाल से अलग करने की, हुआ नहीं। मैं उसका 1936, पता नहीं ममता बनर्जी पैदा हुई होगी वैसे, अभी 70 ईयर्स की इसकी कोई एज है, मुझसे तो 10 साल छोटी है, ये छोटी बहन है मेरी, प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर। 10 साल छोटी तो बहुत होती है ना। जब मैं स्कूल जाने लगा था उसके बाद तो ये पैदा हुई है। इसने वकालत भी की हुई है, रजिस्टर्ड एडवोकेट है ये, तो उसको कानून पढ़ना चाहिए इसे। मैं तो वकील नहीं हूँ, मैं तो लॉ ही नहीं पढ़ा, कानून मैं भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। 1983 से मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, जो भी नया कानून बनता है मैं खरीद लाता हूँ किताब बाजार से। अभी 2023 में ये भारतीय न्याय संस्था संहिता बनी, आईपीसी की जगह सीआरपीसी के बजाय भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी। और जो एविडेंस एक्ट था उसका नाम बदल के वही करते, उसका कंटेंट सेम है, वो फर्क नहीं है। मुझे कानून को ये 1960 का जो 1860 का जो आईपीसी है या 1800 ये 1909 का जो सीआरपीसी है, ये एविडेंस एक्ट, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसमें टेबल दी हुई है कि 1860 वाले में कौन सा सेक्शन, तो इस नए वाले में कौन सा सेक्शन। तो ज़्यादा फर्क नहीं है कानून को समझने में। आप किताब खरीद कर पढ़िए, रिटायरमेंट के बाद तो सारा टाइम पढ़ने के लिए होता है ना। तो 1936 में जब ये फिर उस टाइम फिजिकली हो नहीं पाया था, पॉलिसी तो बन गई थी, जमीन पे हकीकत में नहीं आया। तो 1936 में फिर बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, उनका बंग भंग कि इन्होंने कहा कि हम बंगाल को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। 2 साल एजिटेशन चलता रहा, बंगालियों के दिल में आग निकलती रही, धुआं निकलने लगा, मगर 1936 में पार्टीशन हो गया बंगाल का, पहला पार्टीशन। तो बिहार अलग कर दिया, उड़ीसा कर दिया। और 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उसमें वहाँ अलग अलग दोनों की राज्य सरकारें बनी। प्रोविंशियल जैसे उत्तर प्रदेश में बनी थी, मध्य भारत में बनी थी, मद्रास में बनी थी, बम्बई स्टेट में बनी थी। उन 37 में इलेक्शंस हुए थे, वही फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बदल दिया और फिर वो पार्लियामेंट में बदल दी गई। तो उसको लीगल हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ लॉ। जैसे छोटा बच्चा माँ के पेट में पलता है, फिर जमीन पे आ जाता है बाप पेट से, फिर छोटा बड़ा हो जाता है, फिर स्कूल जाने लगता है, फिर जवान हो जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, फिर बुढ़ा हो जाता है, और फिर शमशान की तरफ मुँह करके चल पड़ता है एक एक दिन, पता नहीं कब पहुँचेगा, आखिरी कदम उसका कहाँ पहुँचेगा। तो ममता बनर्जी की बात ठीक लगती नहीं है। वो इससे कहाँ से पता नहीं वकालत पास की है, एलएलबी की है। इसके ज़माने में तो 2 साल की एलएलबी होती होगी। मेरे फादर ने 1938 में किया था एलएलबी, उस ज़माने में 2 साल की होती है। इसने शायद 2 साल वाली नहीं, इसने तो 3 साल वाली की होगी। मेरी बेटी ने भी 3 साल की है, सुगंधा ने। तो खैर किताबें तो बाज़ार में मिलती हैं आजकल, तो सारा लॉ इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं बहुत सी चीज़ें, क्यों मेरे वो बड़ी पुरानी किताबें हैं, उसमें अमेंडमेंट हो गए। अब स्टेट अमेंडमेंट तो है सीआरपीसी, इसमें है सीपीसी में, सिविल प्रोटोकॉल कोड में।
मगर वो जो पोर्शन है आज भी आपको स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए लेनी पड़ती है। आपको कारों का जो नंबर मिलेगा यूपी का, पहले यूपी लिखा हुआ होगा, दिल्ली का डीएल लिखा हुआ होगा, कर्नाटका के लिखा हुआ होगा, तमिलनाडु का टीएन लिखा हुआ होगा। तो ये स्टेट वाइज है। आप एक स्टेट से आप बस के में जाते हैं, ट्रक में जाते हैं, तो इंटरस्टेट बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको रूट परमिट लेना पड़ेगा। आज भी वो सिविल प्रोसीजर कोड वही है 1909 वाली, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ प्यारो। आप यूपी से दे कर्नाटक बंगलौर आके तो देख लो। हाँ, हवाई जहाज से तो वहाँ कोई नहीं पूछता कि भैया नीचे उतार हवाई जहाज है, इंटरस्टेट बॉर्डर पर चेक करा इनके पास परमिशन है या नहीं है। तो मैं तो हवाई जहाज से आता जाता हूँ, बुढ़ा हो गया, ट्रेन में चलना मेरे बस के नहीं बचा, ना मुझ पर इतना टाइम है कि मैं ट्रेन में चलूँ 35-36 घंटे 32 घंटे। तो वो 1909 का जो है ला आज भी एप्लीकेबल है स्टेट बुक से। अब पहले जो रजवाड़े होते थे तो उसमें सीपीसी में जो है फॉरेन कि फॉरेन कंट्री में आप जाओ तो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो रजवाड़े थे, ये नवाबों के जो निज़ाम थे, रजवाड़े थे, ये भी एक देश से दूसरा देश था ना, तो उनको फिर परमिशन लेनी पड़ती वहाँ से। आज वो स्टेट में मर्ज हो गए, राज्यों में कानून तो वही है। अब क्योंकि उस टाइम जो है 1909 में तो सब रजवाड़े थे, 500 के तकरीबन थे, और क्योंकि पासपोर्ट सिस्टम लागू नहीं हुआ था, 1914 से हुआ, वीज़ा सिस्टम 1944 से हुआ, तो वो उसका तो अब ये एक किस्म का वीज़ा ही है ना कि मैं अपना ट्रक या बस लेके और मैं जाऊं दिल्ली से यूपी, तो बॉर्डर पे मुझे वो टोल टैक्स देना पड़ेगा। मैं अपनी मेरी बीबी मर गई थी 2002 में, तो ब्रज घाट ले आना था क्रियाक्रम के लिए, दिल्ली यूपी का बॉर्डर पर टैक्स देना पड़ा मुझे। लाश को ले आने के लिए टैक्स दो, वो लाश पर टैक्स नहीं था, वो गाड़ी बॉर्डर क्रॉस कर लिए दिल्ली से यूपी का टैक्स उस पर था। उसके बिना तो आप मामला गड़बड़, पेनल्टी लग जाएगी, गाड़ी जब्त हो जाएगी। तो हालात ये आज कुछ बदला, तो ममता को ये चीज़ समझनी चाहिए। एक नंबर एक बात तो मोदी नहीं टांग अड़ाएगा, वो चीन से डरता है। यूएस और चाइना दोनों बैक पे हैं। मोदी ने तो 4,500 एकड़ जो अपने अभी जमीन छोड़ दी, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होने दे रहा, तो खुलासा हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन परमिशन नहीं दे रहे डिबेट के लिए। नेहरू के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में राजीव खुद डिबेट होती थी पार्लियामेंट में। मोदी डर रहा है, डरपोक है। ये बिजनेस की तो अकल है इसे, सरकार चलानी नहीं आती इसे। अरे लड़ाइयाँ तो होती हैं। राजा दहर की जब 712 में लड़ाई थी, 1 लाख की फौज थी। मोहम्मद बिन कासिम का 30,000 की फौज थी, 30,000 की फौज जीत गई, 1 लाख की फौज हार गई। ऐसे ही जो था जब जयचंद ने निमंत्रण दिया था अपने गेस्ट को, महमूद गजनवी आया था 11वीं सेंचुरी में, जो पृथ्वीराज चौहान उसकी 11 साल की बेटी को उठा के भाग गया, शादी कर ली 56 साल के। पृथ्वीराज चौहान ने 11 साल की लड़की से, तो उसका भी किस्सा है। जब उसका पति मारा गया मोहम्मद गौरी, ये पृथ्वीराज चौहान, तो वो वहीं रहती रही अपनी ससुराल में एक विधवा की तरह से। फिर एक दफ़ा वो गई अपने मायके, मगर जयचंद की भी मौत हो चुकी थी, क्योंकि जयचंद के पिता ने गद्दारी की थी। बठिंडा के किले में वो मोहम्मद गौरी को दावत दे दी
वहाँ नाचने गाने वाली लड़कियाँ बुला ली सुंदर सुंदर, और उसको पिला दी उन्होंने खूब सारी शराब। उन्होंने सोचा धुत हो जाएगा तो कर देंगे इस पर अटैक, काम तमाम हो जाएगा, कितना बड़ा पहलवान हो। मगर मोहम्मद गौरी ने तो पी, उसके जो बॉडी गार्ड थे उन्होंने नहीं पी। और जैसे ही जयचंद के पिता के फौजियों ने उस पर अटैक किया भटिंडा के किले में, उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया और मार दिया जयचंद के बाप को भी। और फिर जयचंद को भी बुलाया भटिंडा के किले में, उसको भी मार दिया। उसकी नाराज़गी ये थी, उसने सोचा था कि ये मोहम्मद गौरी आया तो मेरे बेटे जयचंद को दिल्ली का सुल्तान बना देगा। उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया, अपने गुलाम को छोड़ दिया, कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ते से मोहम्मद गौरी को बड़ा प्यार था, और ये इथोपिया का था, तो बहुत बहादुर था, जो कुतुब मीनार बनवाई दिल्ली में। आज भी आप देखते जाते उसके दर्शन करने। और रंगपुरी के बाद तो डीडी की कॉलोनी हुई, में सुल्तान गली जो मकबरा बना हुआ है, उस सुल्तान जो उसने अपनी यादगार में जो है, क्योंकि तो गुलाम था कुतुबुद्दीन, तो उसी के नाम से उसने सुल्तान गली बसाई और अपनी भी कब्र वहीं बनवाई, और अपने मोहम्मद गौरी के कुत्ते की भी। अब हिंदू मुसलमान सब उसकी पूजा करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाए। मैं अपनी आंखों देखा है, मेरी बेटी मुग्धा ने भी देखा होगा, सोनदा में नहीं देखा, मेरे बेटे ने भी देखा होगा। तो मेरे पास सरकारी जीप होती थी, मैं इनको घुमाता रहता था। तो इसको ममता को समझना चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए, किताबें मिलती हैं, अब तो इंटरनेट पे है। अब इसको चीफ मिनिस्टर होने की वजह से इसको बहुत काम करना पड़ता है, तो इसको बहुत सारे असिस्टेंट पहले इसके बाद उनकी ड्यूटी लगा दे कि भाई CPC 2009 को पढ़ के तुम मुझे समझा दो, एक पेज का जो है नोट बना के मुझे दे दो बोलने से पहले। तो मोदी तो खुश हो जाएगा जो वेस्ट बंगाल पर बांग्लादेश कब्जा कर ले, उड़ीसा पे कर ले, बिहार पे कर ले। हाँ, गुजरात पे करेगा तो उसको दिक्कत होगी। नेचर इज द बिगेस्ट हीलर इन द एंटायर वर्ल्ड। कुदरत महान है, वक्त ताकतवर है। ये बंगाली स्पीकिंग मच्छी झोल और भात खाने वाली ममता, माछी झोल मैंने भी खाया, माछी झोल अच्छा लगता है, उसमें रेशा ज़्यादा कर देते हैं हम, मछली तो के पीछे छोड़े होते हैं। गरीबी थी ना वहाँ, इसलिए मुझे तो फिश पकौड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, माछा झोल के चावल है। तो जो होने वाला नहीं है, जो होना है वो होगा। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है उड़ीसा और ये बिहार और उसका पिल्ला झारखंड, ये फिर बांग्लादेश में मिल भी जाना चाहिए, अब नेचर डिमांड्स। अब इसको ममता को गुजराती नहीं आती, नरेंद्र मोदी को बंगाली नहीं आती, तो इनका समझ गया आपस में नहीं हो सकता ना, जब आप भाषा नहीं जानते। अब मैं यहाँ बंगलौर में बैठा हूँ, बेशक वो ज़्यादा टाइम तो मैं दिल्ली में मेरठ में बीता है, सारी जवानी तो मेरी दिल्ली में बीती है। तो जो दिल्ली की लैंग्वेज है वही लाहौर की लैंग्वेज है पाकिस्तान में। तो मेरे लिए पाकिस्तान लाहौर वो ज़्यादा नज़दीक है दिल्ली से बनस्पत कलकत्ता के या बंगलौर कर्नाटका में। मैं हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में घूमा हुआ हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सब में घूमा हूँ, सिक्किम, असम। तो मैं मल्टी कल्चर मेरी आइडेंटिटी है। मैं एक जगह से नहीं बंधा रहा, जैसे गधा जो है धोबी के घर से धोबी के घाट तक, धोबी के घाट से और उसके घर तक है। मैं तो आज़ाद सारी दुनिया में हूँ, आज़ाद पंछी। आसमान बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें कबूतर भी घूमे, चिड़िया भी घूमे, चील भी घूमे, बाज भी घूमे। तो मेरी तो फितरत उस किस्म की है। तो अब सवाल ये जो चल रहा है मामला, तो अब ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे सोमवार को कल
बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर से बात करना है, समझाने, क्योंकि इनको तो यहाँ कब्रिस्तान मुसलमान और शमशान को मस्जिद तो उनके कब्रिस्तान को खोदने में लगे हुए हैं ना। यहाँ तो वो हिंदू मुसलमान के मामला था। और पाकिस्तान में भी शायद उनका भाई हम हिंदू, यहाँ पे हिंदुओं पे बड़ा जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में हसीना के आने के बाद। तो इसको भाई बंद करो, बंद को ये मतलब उसको तो ये है कि यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि भाई हम भारत के मीडिया में दे देगी हम तो तुम्हारी हिंदुओं की मदद करने के लिए गए थे, जिससे भारत के हिंदू हमें वोट देते हैं। ये हिंदू है बड़े बदमाश, गद्दार है, पैसा भी खा जाए वोट भी किसी को दे दे। तो असली चक्कर वोट का है। देश जाए बाहर में, पब्लिक जाए बाहर में। तो ये चलने चलाने वाला नहीं है। खैर चला लो भाई जब तक चलती है। जब मैं इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था तो एक परशुराम था मेरा दोस्त, वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट था एसोसिएशन का। उसके बाद वी शर्मा में तीसरा मैं था। तो उसने मुझे अग्रवाल जब तक चलती चला लो, बात ठीक है। उसने ज्ञानी आदमी था, अब तो खैर बेचारा मर गया हो, बाईपास सर्जरी हुई थी, 3 दिन बाद मर गया उसके रिटायरमेंट के बाद। और भी उसको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन थी हार्ट के अलावा, डायबिटीज भी थी उसको, बीपी भी था, मोटा भी बहुत हो गया था। तो देखिए क्या होता है, मजे लो, प्रेम के गंगा बहाओ, दुनिया का तमाशा देखो और हंसी के मंगल गीत गाओ प्यारो। नमस्कार, धन्यवाद, सबको मुबारक।